General Puri, Vice Chancellor of King George Medical University, Professor Harish, Dean of Research and Development, IIT Kanpur, dignitaries on the dais, the first fellows of the new program, the professors and various faculty members, students of this medical university, and others, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो मैं जो अब तक हमारे पहले वक्ता थे सारे अंग्रेजी में बात कर रहे थे, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा, क्योंकि हर फोरम पे जहाँ पे ऐसे विदेशी नागरिक न हो जो हिंदी न समझ सकते हो, मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। पिछले बहुत सालों में विदेशों में जाता था और जाकर के तमाम सारे फोरम पे मैं देखता था कि दूसरे लोग अपनी भाषा में बात करते हैं और हम अंग्रेजी में बात करते हैं। मुझे लगता है कि अब अगर रशियन में बोलता है, फ्रेंच में बोलता है, जर्मनी में बोलता है, तो हम क्यों अंग्रेजी में बोलते हैं? हम भी हिंदी में ये हमारी मातृभाषा है, हमारे देश की भाषा है। इसलिए हर फोरम पे भारत सरकार का सचिव भी मैं रहा, लगभग 4 साल 7 महीने से ऊपर रहा, वहाँ भी जिस किसी फोरम पर जाकर विदेशी न रहे तो वहाँ मैं हमेशा हिंदी में बात करता था। सबसे पहले तो मैं जनरल पुरी साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज ये सौभाग्य दिया है कि SIB साइन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन सिनर्जाइजिंग हेल्थ केयर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस फेलोशिप प्रोग्राम को शुरुआत करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए प्रोफेसर जनरल पुरी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं स्वागत करना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ उन नौ रत्नों को जिन्हें एक, जैसा कि यहाँ पे मैनेजर प्रोग्राम ने बताया कि 3 स्टेज पे एक रिगरस स्क्रीनिंग प्रोसेस के तहत आपको सेलेक्ट किया गया। आप सबको बहुत बहुत बधाई है और बधाई के साथ साथ आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, और वो जिम्मेदारी है कि साइन का प्रोग्राम आप पायनियर हो, आप पहले फर्स्ट फेलो हो, पहले 9 फेलो, पहले 9 रत्न। तो आप जिस कल्चर को वहाँ पे एक नई संस्कृति जो लाएंगे साइन प्रोग्राम में, वो संस्कृति आगे आने वाले समय में चलेगी, इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बधाई देना चाहूँगा प्रोफेसर सेठी को, प्रोफेसर अमिताभ साहब को, जो कि शुरुआती तौर पे हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाएं हैं। पहली जो कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे पुराना जो मेडिकल कॉलेज है, 1905 में मुझे ख्याल है आपका स्थापना हुआ। 100 साल से, शताब्दी से ज़्यादा वर्ष आप पूरे कर चुके हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और IIT कानपुर जो कि हमारे देश की एक टेक्नोलॉजी के तौर पे सबसे अग्रणी संस्थाओं में एक आती है, और जिसका मुझे अलुमनी होने का मुझे भी गौरव प्राप्त है। मैं दोनों संस्थाओं को भी, जो दोनों की तरफ से आप प्रोफेसर सेठी एंड प्रोफेसर अमिताभ, दोनों लोगों को मैं इस बात के लिए बधाई भी दूंगा कि आपको शुरुआती तौर पे जिम्मेदारी मिली है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आपको एक नई संस्कृति को पैदा करना होगा, और ये नई संस्कृति है इनोवेशन की, ये नई संस्कृति है एंटरप्रेन्योरशिप की, ये नई संस्कृति है इंक्यूबेशन की, नई आइडियाज को इंक्यूबेट करने की। इस नई संस्कृति को भी कार्यक्रम शुरू करना तो बड़ा आसान काम होता है, कार्यक्रम शुरू करके चला देना भी आसान काम रहता है, लेकिन चलाने के बाद उसमें जान देना, उसमें प्राण देना, और प्राण देकर के उसको जीवंत कर देना कि जिससे जिस उद्देश्य के साथ ये संस्था का शुरुआत हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति हो, और आगे आने वाले समय में
आप सबको ख्याल होगा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से जब 15 अगस्त 2022 को सारे देशवासियों को संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज प्रातः बेला है अमृत काल की, उस अमृत काल की जो कि हमारे देश को 2047 में एक विकसित देश बनाएगा। विकासशील नहीं, हम तो विकासशील अभी है, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन हमें एक विकसित देशों की श्रेणी में ले जाएगा। उसके अमृत बेला की जो पहली प्रातः था वो 15 अगस्त 2022 था, और जो उसका वो उत्कर्ष होगा 15 अगस्त 2047 को, जो हम बड़े सारे गौरव के साथ गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में एक बहुत आगे जाकर के खड़ा है, क्योंकि वही हमारा स्थान है। हम पीछे अगर मुड़ करके देखें तो पीछे हम वैसे ही थे। हमारा देश अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था में बहुत आगे था, अगर आप थोड़े समय पीछे जाए, बहुत नहीं, आपको 400-500 साल पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारा देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है। आपको देख करके लगेगा हमारा देश इनोवेशन में, रिसर्च में, ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने में, आप किसी भी प्रकार की, आप कैसी भी चीजों को देख लीजिए, उसको फुलफिल करने में अल्टीमेटली हम सारे लोग अपने लोगों को, अपने जो हमारे नागरिक हैं, उन नागरिकों को अच्छी जिंदगी दे सकें, उन्हें एक ऐसा माहौल दे सकेंगे जिससे वो जो उनमें क्षमता हो, उस क्षमता को, उनकी क्षमता किसी की हो सकती है साहित्यिक क्षमता हो, किसी की वैज्ञानिक क्षमता हो, किसी की तकनीकी क्षमता हो, किसी में जो है युद्ध की क्षमता हो, यानी हर प्रकार के, किसी में किसी की क्षमता हो, अलग अलग जो क्षमता है, अपनी क्षमताओं को उसे जब मानव देह मिला है इस धरती पे तो उस अपनी क्षमताओं को भरपूर उपयोग कर सके, इसके लिए ऐसा माहौल दे। और ये माहौल हमारे देश में था, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे मुड़ करके आप देखेंगे तो इस देश में माहौल था। और एक बार दोबारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य लिया है, एक पूरे देश को आह्वान किया है और पूरे देश को एक टीम इंडिया के रूप में, टीम इंडिया मतलब यहाँ के नागरिक भी, यहाँ के नागरिक संगठन भी, यहाँ के जो जिम्मेदार जो तमाम सारे लोग हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सरकार हो, चाहे जो तमाम सारे लोग हैं, हर एक मिलकर के एक टीम इंडिया के रूप में उस अमृत काल में देश को उस गौरव को ले जाने की का उन्होंने आह्वान किया है। और मैं समझता हूँ उस आह्वान के तहत चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। मैं समझता हूँ उसी अमृत काल का जो आपकी शुरुआत मैं दोनों इंस्टीट्यूशन को, IIT कानपुर को और KGMU को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने इस कार्य का शुरुआत आज यहाँ पे किया और मुझे ये सौभाग्य दिया कि इसका शुरुआत मैं कर सकूँ। मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने नाम ही रखा है, SIB तो मैडम ने कहा कि इट इज ए स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन, लेकिन उसके आगे क्या रखा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन शाइन, प्रकाशवान। आपने नाम ही रखा प्रकाशवान है। ये प्रकाश पहले से ही प्रकाशवान है, इसमें सौर ऊर्जा है, इसमें सौर ऊर्जा जो दुनिया की सबसे बड़ी जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा आपने शुरू में नाम में ही दे दिया। अब इस नाम को काम में तब्दील करने की जिम्मेदारी प्रोफेसर सेठी की है, प्रोफेसर अमिताभ की है, और ये जो 9 नवरत्न आपने चुने उनकी जिम्मेदारी बनती है। जब मैं प्रोफेसर अमिताभ का नाम ले रहा हूँ तो मुझे ध्यान आ रहा है एक दूसरे प्रोफेसर अमिताभ जो कि मुझे पढ़ाए थे जब मैं IIT कानपुर में 1978 में मैं वहाँ पे एडमिशन लिया था। एक प्रोफेसर अमिताभ भट्टाचार्य हुआ करते थे, उन्होंने हमारा कोर्स लिया था TA11। मुझे नहीं मालूम कि IIT कानपुर में आज की डेट में TA11 पढ़ाई होती कि नहीं होती, आप बताएंगे। होती है पढ़ाई? होती है। तो TA11 का प्रोग्राम होता था और TA11 हमारा फंडामेंटल प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम था। फर्स्ट ईयर में हर एक बच्चे को, हर IIT के जो वहाँ पे ग्रेजुएशन करने जाते थे उन्हें ये बताया जाता था कि इंजीनियरिंग होती क्या है, आफ्टर ऑल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे आप एक अच्छे इंजीनियर बनोगे। वैसे मैं इंजीनियर तो नहीं बना, मैं बहुत किस्म का इंजीनियर बन गया। मैं IIT से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सीधे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया और पिछले ये मेरे 39वां साल है, 39th ईयर इन इंडियन इंस्टीट्यूट सर्विस। और मैंने बहुत सारी इंजीनियरिंग की, लेट मी टेल यू, ह्यूमन इंजीनियरिंग मैंने इतनी इंजीनियरिंग की और हर जगह जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का था, जैसे कि सर्किट्स को सॉल्व करते हैं कि हम एक तरफ से दूसरे तरफ हम हमारे जो प्रोफेसर जो सिखाते थे कि कैसे सॉल्व करते, ऐसे मैं चीज़ों को सॉल्व करता रहा हूँ, वो मेरा इंजीनियरिंग स्किल काम आया है। तो उसका जो फंडामेंटल था प्रोफेसर भट्टाचार्य ने जो TA11 ने सिखाया कि कैसे इंजीनियरिंग का सोल्यूशन आप निकालते। बहुत सारी बातें उन्होंने सिखाई, लेकिन मैं एक बेसिक बात मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक आपस में परिचर्चा करके
उस चीज को खुले मन से, खुले दिल से एक एक चीज निकाल करके कैसे चीजों को आप बाहर निकाल सकते हो। और उनका ये मंत्र था कि आप देयर इज नो परफेक्ट वर्ड, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज 100% कुछ नहीं होती, और इंजीनियर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं होती। इंजीनियर्स तो एक मार्जिन के साथ काम करते हैं, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, लेकिन इट शुड एड्रेस द ह्यूमन प्रॉब्लम, इट शुड एड्रेस द जो काम हम चाहते हैं उस काम को उस 5% मार्जिन के साथ वो पूरा कर सके। ये हमारी लर्निंग वहाँ पे हुई और हम उसके हिसाब से काम करना चालू किए। TA11 और द फंडामेंटल, मैं कहूँगा कि वो बेस था हमारा पूरे 5 साल के IIT के प्रोग्राम में। बहुत सारी हमारी लर्निंग हुई। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के लर्निंग प्रोसेस सेठी को, प्रोफेसर अमिताभ को, जो इसलिए मैंने अमिताभ प्रोफेसर भट्टाचार्य के द्वारा, मुझे नहीं मालूम कि आज वो है कहाँ पे है, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ 1978 की, तब मैं बिल्कुल 16 साल का, मुश्किल से 16-17 साल का हुआ करता था 1978 में। और आज मैं उनको इसलिए याद कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझमें इंजीनियरिंग की स्किल डाली। ये स्किल से आपको आफ्टर ऑल जो भी चीजें हैं, आज पूरे देश में इनोवेशन की, पूरे देश में स्टार्टअप्स की, पूरे देश में मेक इन इंडिया एक नई संस्कृति जगी। अगर आप देखें तो पिछले 7-8 सालों के भीतर इतने सारे नए नए स्टार्टअप्स हुए, इतनी नई नई चीजें आई, और कौन लाया है? हमारे अपने लोग लाए। मैं एज ए सेक्रेटरी भारत सरकार में हाउसिंग एंड अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे मैंने बहुत सारे इनोवेशंस मैंने प्रमोट किए, बहुत सारे, मतलब मैंने इसे बहुत सारे, मतलब सैकड़ों इनोवेशंस मैंने प्रमोट किए और सैकड़ों इनोवेशंस के रिजल्ट हमने देखे और उसको देखा कि कैसे हमारा देश जीतता है, कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर बनता है। एक बार इनोवेशन होता है, एक नई चीज आती है, तो कैसे हमारा देश उस चीज में आत्मनिर्भर बनता है। और उसकी वजह से हम न केवल अपने देश की आवश्यकता, बल्कि मैं इसको गिना नहीं सकता, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सैकड़ों की संख्या में मेरी चीजें आपको मिलेंगी कि कितनी सारी चीजें एज ए भारत सरकार के। और हमने सीखा किससे? अपने माननीय प्रधानमंत्री से सीखा कि कैसे हम देश को आत्मनिर्भर बना सके हर क्षेत्र में। कोई भी क्षेत्र को ले लीजिए, क्योंकि ह्यूमन रिक्वायरमेंट से सबसे पहली हमारी जो जरूरत होती है, वो जरूरत होती है हम उस आदमी की जरूरत को समझें, हमारी क्या आवश्यकता, और उस आवश्यकता को सही तरीके से अगर एक बार आपने समझ लिया, नीड को समझ लिया, तो फिर इनोवेशन तो आप कर ही लेंगे। और ये लोग, कुछ लोगों का सोचना कि बहुत सारे पीछे एक धारणा हुआ करती थी कि इनोवेटर्स आर बॉर्न। यस, इनोवेशन कम बाय एक्सीडेंट। बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए और कहते कि भाई एक्सीडेंट हो गए, चाहे वो मैडम क्यूरी का हो, लेकिन आपको मालूम है कि कितनी मेहनत मैडम क्यूरी ने पीछे, उसके पेरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, कितने सारे उसके पीछे, चाहे एडिसन उनका हो, बल्ब के आविष्कार, किसी चीज के बारे में इतने सारे पीछे मेहनत होती है। लेकिन कहते हैं कि इनोवेशन तो बाई चांस होता है, डिस्कवरी बाई चांस होती है। नहीं, आज ये एक प्रूफ हो चुका है, ये साबित हो चुका है आज के समय में कि इनोवेशन करने के लिए आप सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे इस चीज को करें। ये हम पाथ में हम इनोवेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप एक बार इनोवेशन कर लिए, उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए आप सही तरीके से, बिकॉज आप इंजीनियर्स हो, और इंजीनियर्स के रूप में आप उसको वास्तव में एक ग्राउंड पर ऐसा एक इंप्लीमेंट, ऐसी चीज तैयार कर सकते हैं, डिवाइसेस बना सकते हैं जो कि उस प्रयोजन के लिए, उसके लिए काम कर सकते हैं। और जब आप इस चीज को बनाएंगे तो आपको ध्यान एक चीज को रखना पड़ेगा, ये मैं पहले से ही आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे इनोवेशन किए, किए नहीं है, कराए हैं, बहुत सारे इनोवेशन कराए हैं। आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि आप जो भी डिवाइस बनाए, जो कुछ भी था, इट शुड बी ईज इन यूज। अगर आप ऐसी कोई चीज बनाते इतने कॉम्प्लिकेटेड हो कि जिसको यूज करने में ही आपकी जो नानी याद आ जाए, तो फिर तो क्या है, उस डिवाइस का कोई मतलब नहीं बनता। इट शुड बी ईज इन यूज, आसानी से आप उसका उपयोग कर सकें। अगर उसमें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, उसको तुरंत आप अटेंड कर सकें। आपको करने के लिए किसी एक्सपर्ट को, किसी कंसल्टेंट को, किसी दूसरे देश से या दूसरे प्रदेश से या कहीं और से आप लोगों को बुलाने की जरूरत, आप स्वयं उसको कर सकते हैं। ए डिवाइस विच इज ईज इन यूज विल बी द मोस्ट प्रैक्टिस एंड इट विल हैव, सबसे ज्यादा उसको सक्सेस होगा मार्केट के अंदर। अगर मार्केट में उसको जाना है तो मार्केट के लिए ईज इन यूज होना उसका बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज, इट शुड बी अफोर्डेबल।
आप बनाइए, ऐसा बना दिए कि ठीक है आपने कोई भी चीज़ बना सकते हो और ऐसा चीज़ बनाइए कि जिसको आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। आम आदमी की जब हम बात करते हैं तो आम आदमी का मतलब न केवल इंसान, एक इंडिविजुअल इंसान करे, बल्कि उसके लिए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, तमाम सारे और इंस्टीट्यूशन जो इसके लिए यूज करते हैं, वो उसको एफर्ट कर सकें। इट शुड नॉट बी सो कॉस्टली। और तीसरी चीज है कि इसकी जो लाइफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने यूज एंड थ्रो। वी आर नॉट द कंट्री ऑफ विद एक्सॉर्बिटेंट रिसोर्सेज। हमें चीज़ों को कितना मल्टीपल यूज कर सकते हैं, वो हमें चीज़ों को सस्टेनेबिलिटी लाती है। हम उसको सस्टेनेबिलिटी के तौर पे हम उसको देखते हैं, वो चीज़ें और ज़्यादा यूज में होगी तो वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोग में आएगी। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप जो भी रिसर्च करेंगे, जो भी आप इसको जो डिवाइसेस आप निकालेंगे, वो डिवाइसेस, लेट मी टेल यू, यू आर ज्वाइनिंग दिस हियर एज ए फेलोज। आपके फेलो के तौर पे आप यहाँ पे हमारे प्रोफेसर सेठी या इतने सारे मुझे जानकारी, इतने सारे विद्वान डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, आपको बताएंगे कि इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम दिक्कतों को पता करने के लिए हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक कंपटीशन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ये भी मैंने सीखा प्रधानमंत्री जी से कि हम चैलेंज कर सकते हैं लोगों को। कई बार लोगों को नजर नहीं आती इतनी दिक्कतें, लेकिन जब आप चैलेंज करेंगे, लोग देखना चालू करें, उसको आप एक बार लिस्टिंग करेंगे, देन यू कैन स्क्रीन दैट कि किस प्रकार की दिक्कतें हैं, कैसी चीजें हैं, कि ये चीज कर दिया जाए तो हमारा लाइफ और आसान हो जाए। जैसे कि नॉन इन्वेसिव, आज की डेट में तो नॉन इन्वेसिव डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस काफी सारी हो गई। हर चीज के लिए इंजेक्शन देने की आवश्यकता है, हर चीज को आपको, कोई चीज आपको बॉडी के अंदर घुसाड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें नॉन इन्वेसिव हैं, आपको दूर से ही सारी चीजें पता चल जाती है। और कई सारी चीजें, और ये केवल देखने की बात है, नेचर को भी अगर आप देखेंगे तो नेचर कैसी चीजों को करता है। जैसे कि नेचर से बहुत सारी मिमिक्रीज, तमाम सारी मिमिक्रीज, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में अगर आप देखें तो मिमिक्रीज बहुत सारी चीज नेचर से आपको देखता है कि कैसे चिड़िया काम करते हैं, कैसे फूल पत्ते काम करते हैं, कैसे पेड़ काम करते हैं, कैसे हमारे जानवर काम करते हैं। अगर आप वहां से भी देखें तो बहुत सारी चीजें वहां से लर्निंग होती है। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप न केवल इन्हीं चीजों को देखिए, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ, हमारे खुद के अपने ग्रंथों में, हमारे खुद के अपने जो डिस्क्रिप्टर्स हैं, जो हमारे मेडिकल साइंसेस के डिस्क्रिप्टर्स हैं, तमाम सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप वहाँ भी कभी कभी, जो मैंने पीछे भी प्रोफेसर अपने जनरलपुरी साहब से रिक्वेस्ट किया था कि आप मेडिकल साइंसेज आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑल्सो कभी देखिए दुनिया के लोग हमारी चीजों को देख रहे हैं और हम अपनी चीजों को कहते हैं अरे क्या बात है। इसलिए कि हमें आता नहीं, हमें संस्कृत भाषा नहीं आती, जो कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ भाषा, हम वो भाषा नहीं जानते, हम अपनी चीजों को इज्जत नहीं करते, जो कि दुनिया के लोग हमारी चीजों को ले जाकर कुछ सीख करके बहुत सारी चीजें करते हैं। तो क्या हमें वहां से कुछ चीजें ऐसी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर द सेम, चाहे आज से 8000 साल पहले जो वेद हमारे लिखे गए थे, आज से 8000 साल पहले हो, आज से 4000 साल पहले जो तमाम सारे जो हमारी वेदांतिक लिटरेचर, जो हमारे जो उपनिषद लिखे गए और जो तमाम सारी चीजें लिखेंगी, तब भी वही ह्यूमन बीइंग थी, उनके वैसे ही हाथ पांव और उनके शरीर और उनके अंदर की आकृति सब कुछ वैसी थी जो आज है। थोड़ा परिवर्तन हुआ है उस इकोसिस्टम, जैसे कि प्रोफेसर हरीश कह रहे थे कि वो आईआईटी प्रोवाइड्स एन इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम तो जो इसकी इंजीनियरिंग और डिजाइन का इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम है हमारे लिविंग का इकोसिस्टम है, जो कि विच कंसिस्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो नेचर जो प्रकृति की जिसकी बात करते हैं, उस प्रकृति में कुछ बहुत सारे परिवर्तन हैं। उस परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाया है, शरीर में ऐसी कुछ चीजें बनाई हैं जिससे कि हम उन चीजों को उसको हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा इंस्टिंक्ट जो है सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है, उसके हिसाब से हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमें थोड़े परिवर्तन हुए, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो फंडामेंटल है, वो तो वैसे ही। तो अगर कोई बात हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, कोई हमारी चीजें लिखी हुई है, इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च एंड यू शुड डेफिनेटली, आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, क्योंकि हर चीज के बारे में हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो संत थे, हमारे जो हमारे ऋषिकुल परंपरा थी, वहां पे उन्हें बहुत सारी चीजें देखने का मौका था और बहुत सारी चीजें वो अंतर्मुखी होकर के देख लिया करते थे। आप अगर चाहे वो बुद्धा लिटरेचर में जाए, जैन लिटरेचर में जाए, वेदांतिक लिटरेचर में, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और तभी हमारे जो लोग हुआ करते थे वो दार्शनिक भी थे, वैज्ञानिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, सब कुछ ही थे। ऐसा नहीं था कि हमारे रिसर्च के मुताबिक ये इंजीनियरिंग वाले हैं, ये मेडिकल वाले हैं, तो ये आर्ट वाले हैं, तो ये
ये किसी और भाषा वाले हैं, ऐसा हमारा डिस्टिंक्शन नहीं था। जो हमारे ऋषि थे वो एक तरफ तो पाणिनि जो है एक वो सारा व्याकरण का ज्ञान रखते थे, तो साथ ही साथ वो और सारी ज्ञान भी रखते थे। वो जीवन के दर्शन को भी देखते थे, क्योंकि वो चीजों को एक सूक्ष्म रूप से, उसको बड़े नजदीक से उसको देखते थे। और उसी परंपरा की जो एक बार दोबारा मैं देख रहा हूं कि ये हमारा एक बार दोबारा फ्यूजन प्रारंभ हो गया। ये फ्यूजन जो है पहले नहीं था। पहले हम बिल्कुल एक अलग बात मैंने जैसे एक अलग ब्रांचेस करते जा रहे थे, नहीं समझ रहे थे कि सारी जड़ें एक ही जगह से शुरुआत होती है, तो हम वो फ्यूजन की बात ही नहीं सुनते थे। आज IIT कानपुर में मैं बधाई दूंगा, IIT कानपुर प्रोफेसर तेंदुलकर यहाँ नहीं है, मुझे इन्वाइट किया था, उस दिन मैं किसी और कार्य में व्यस्त था जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। अभी हमारे भारत के शिक्षा मंत्री जी ने IIT कानपुर में गंगवार स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, IIT कानपुर इज गोइंग टू हैव 500 बेडेड हॉस्पिटल, जो कि 1000 बेडेड हॉस्पिटल होगा। जब मैं पढ़ता था 1988 हम सोच ही नहीं सकते थे कि मेडिकल और IIT कहाँ से एक साथ हो जाएगा। दोनों अलग अलग विधाएं हैं। जो मेडिकल जो डॉक्टर बन गया वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया इंजीनियर बन गया, लेकिन इसका जो फ्यूजन हो करके आज IIT कानपुर में गंगवार इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बन रहा है। आज इसका फ्यूजन हो रहा है। जो आज ये फेलोज हैं, इन फेलोज का मैं देख रहा था, इनकी जो है इनका बैकग्राउंड देख रहा था। सबसे पहली बात तो मैं आपको बधाई दूंगा प्रोफेसर पुरी कि ये बच्चे हिंदुस्तान के कोने कोने को रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े ध्यान से मैं देख रहा था, कोई साउथ का है तो कोई नॉर्थ का है, कोई ईस्ट का है, कोई वेस्ट का है, सब जगह पूरे हिंदुस्तान का। आपने हिंदुस्तान को एक तरह से कहते हैं समुद्र मंथन में आपने जो अमृत निकाला, उस प्रकार से आपने मंथन करके इन बच्चों को चुना है। इसीलिए मैंने कहा इन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक नई संस्कृति पैदा करने की जिम्मेदारी है, एक नई इनोवेटिव संस्कृति पैदा करने की जिम्मेदारी है। और मैं उनको ये भी कहूँगा कि आप, क्योंकि आप इस फ्यूजन में लगे, आप साइंस और इंजीनियरिंग को साथ में लेकर के जोड़ने में लगे, आप इसके साथ एक ऐसी चीज लाएंगे कि आप ये प्लान करिए, आप ये सोचिए। मैंने देखा कई सारे बच्चे वो उसमें भी काम कर चुके हैं, पीछे कुछ मेडिकल कंपनीज में भी काम कर चुके हैं, जो आपका बैकग्राउंड में इस पे स्क्रीन पे दिख रहा था। उस समय देखा कि कई सारे लोग पीछे बैकग्राउंड भी आपने कहीं पे डिवाइसेज पे और सब तमाम तरह का काम कर रहे हैं। आप फेलोज के तौर पे जो चीज निकालेंगे, क्या वो आपका स्टार्टअप हो सकता है? क्या वो स्टार्टअप हो सकता है? क्या वो कल को $1 मिलियन कंपनी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, अगर आप मन से काम करेंगे। एक बार शुरुआत करके तो देखिए, एक बार मन में संकल्प लेकर देखिए। ये है हमारा नया भारत। नए भारत में असीम संभावनाएं निकल करके आ रही। आपके पास जो उपलब्ध है, जो चीजें जो करके मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के तौर पर मैं सैकड़ों एग्जाम्पल देकर के बता सकता हूँ। समय कम है इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। सैकड़ों एग्जाम्पल देकर बता सकता हूँ कि जो काम हमने किया, जितनी हमारे पास इतनी सारे पॉसिबिलिटीज है, ये बहुत जगह नहीं है, ये हिंदुस्तान में। और जो आप निकालेंगे वो दुनिया का प्रोडक्ट होगा और दुनिया में प्रोडक्ट मार करेगा। कल को आज आपकी जो शुरुआत एक कंपनी करोगे, उस कंपनी को आप एक दुनिया में जाकर इस माल को बेचोगे। क्यों? क्योंकि एक बार आपने यहाँ पे साबित कर दिया तो कहीं भी वो साबित होगा। इंसान तो इंसानी है, जरूरतें सबकी एक जैसी है, और उसको साबित किया। अभी हमारा जब कोविड-19 का एक बहुत चुनौतीपूर्ण काल आया, जिसमें दुनिया में त्राहिमाम मच गया, पूरी दुनिया में त्राहिमाम था। बड़ी बड़ी जो स्वास्थ्य की जो आपकी जो तमाम सारे इंडेक्सेस, दुनिया के इंडेक्सेस में दुनिया की बेस्ट मेडिकल व्यवस्था जहाँ के बारे में लोग कहते हैं कि ये टॉप व्यवस्था है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4, हमारे तो कोई काउंट ही नहीं होता था। वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई एक कोविड के आने से। और उस पूरी व्यवस्था के तहत, उस पूरी चुनौती के तहत केवल एक देश दुनिया में सबसे आगे होकर के निकला, और वो हिंदुस्तान का देश निकला, क्योंकि हमने उन चुनौतियों को ऐसे एक मिलजुल करके माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके नेतृत्व में इस प्रकार से पूरा देश मिल करके, चाहे हमारे वैज्ञानिक हो, हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे पैरामेडिक्स हो, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हो, ये हर एक ने मिलकर के, इंडस्ट्री और सब ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया। और नतीजा ये कि हमारे साइड डेथ सबसे कम है। आज हम दुनिया में इतना हमने जो वैक्सीनेशन कर लिया, जो लोग कहते थे कहाँ हिंदुस्तान वैक्सीनेशन करेगा, 200 करोड़ का फिगर क्रॉस कर चुके। आज उत्तर प्रदेश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को हैंडल किया, आप सोच नहीं सकते
उत्तर प्रदेश के बारे में लोग सोचते उत्तर प्रदेश में सबसे इसी व्यवस्था था, कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की एक उन्होंने एक विजन के साथ उसको लेकर के आगे बढ़ाया, आज उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ लोगों को आपका वैक्सीनेशन किया जा चुका। कोई सोच नहीं सकता था। आज उत्तर प्रदेश में जो अगर आप, उत्तर प्रदेश तो दुनिया के 6ठे देश के बराबर होता है। आप हमें कंपेयर करके देख लीजिए ब्राजील में क्या हुआ, हमें कंपेयर करके देख लीजिए यूएसए में क्या हुआ, जो हमारी पॉपुलेशन के बराबर के जो देश है उनका देख लीजिए कि क्या स्थिति है, और उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। और ये सब कुछ संभव हुआ क्योंकि ये मालूम था कि ये हमारी संकल्प था कि हमें इस काम को करना है। वो संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री से आ रहा था, तो उस संकल्प को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप फेलो हो, कल को आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो। क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत पहले कदम से होती है, और पहला कदम है ये कि आप इस नए धरातल पे, आप एक नए जगह पे अपने पांव रखने जा रहे हो, और वो पांव रखने जा रहे हो एक नई चीज क्रिएट करने के लिए कि हम कैसे ह्यूमन प्रॉब्लम्स को, जो हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे नए तरीके से टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस के फ्यूजन से हम एक नया रूप दे सकेंगे, जो कि एक सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा, जो कि अफोर्डेबल सोल्यूशन होगा, जो कि यूज में ईज का सोल्यूशन होगा, और उसको लेकर के हम अपने आप को आत्मनिर्भर बन सकेंगे। जो आज तमाम सारी चीजें, मैं कई बार जब कभी किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाता हूं तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वहां से, ये डिवाइस कहां से खरीद के आएगी, ये क्यों नहीं हमारे देश में बन सकती, इसमें ऐसी क्या चीज है, सब कुछ बन सकता है। लेट मी टेल यू, मैंने कहा कि आपको सैकड़ों ऐसी चीजें मैंने अर्बन सेक्टर में इतनी सारी सैकड़ों, मतलब मैंने ऐसे हंड्रेड्स इतनी सारी चीजें हमने सारी की हैं, वो सब यहाँ समझ जो हम लोग विदेशों से लाते थे, आज हिंदुस्तान में कर रहे हैं, और हम हिंदुस्तान से विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं। वो हमें कोविड काल के इतने चैलेंजिंग वक्त में दिखाया। हम आत्मनिर्भर भारत का एक, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, जब दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया आत्मनिर्भर भारत, और उसको लेकर के उन्होंने कई सारे प्रोग्राम शुरुआत किए, और हर एक प्रोग्राम का मैं कहता हूँ कि सारे लोगों ने मिलकर के जो टीम इंडिया की बात माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपने जो उनके संबोधन होते हैं उसमें बोलते हैं, उसके रूप में पूरे देश ने मिलकर के ऐसा कुछ किया जिसका नतीजा सबके सामने है। तो मैं जो 9 बच्चे जो नवरत्न जिसको मैंने कहा, उन लोगों को मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई दूंगा, और आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि जिस दिन आप ग्रेजुएट करें, मैं भी प्रोफेसर पुरी अगर मुझे बुलाएं तो मुझे सुनने को मिले। आपके जैसा मैंने स्मार्ट सिटी फेलोज मैंने प्रोग्राम शुरुआत किया था, स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम हमारे मंत्रालय में होता था, और स्मार्ट सिटी फेलोज का प्रोग्राम शुरुआत किया, और लेट मी टेल यू विद लॉट ऑफ प्राइड आई कैन टेल यू द स्मार्ट सिटी फेलोज डिड वंडरफुल जॉब इन द अर्बन सेक्टर। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, और कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बड़े सारे बिजनेस उनके स्टार्ट हुए, तो उनका हर एक प्रोग्राम का शुरुआत में किया करता था, और एक प्रोग्राम का एंड भी मैं करके करता था, देखने के लिए उन्होंने क्या किया। कईयों ने जो बड़े प्राइड के साथ में कहीं किसी शहर में जाता हूँ तो बताते हैं कि मैं भी स्मार्ट सिटी फेलो था, और हमने ये किया, और आज हमारा ये बिजनेस चल रहा है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको मैं अपने तरफ से पूरी शुभकामनाएं देता हूँ, सारे 9 बच्चों को, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ प्रोफेसर सेठी एंड प्रोफेसर अमिताभ को कि यू आर द ड्राइवर्स ऑफ दिस न्यू कार, न्यू एरोप्लेन, नॉट कार बट एरोप्लेन which is going to fly. So it's in your hand to create a new culture which is relevant for the new India, a new culture which will create opportunities for not only being Atmanirbhar Bharat, not only for addressing our issues but addressing issues of the humanities, क्योंकि हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। पूरे दुनिया को हम उस चीज़ को देंगे जो कि दुनिया की आवश्यकता है, अपनी तो पूरा करेंगे क्योंकि हम अपने आप में बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी हैं, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हम इसको दुनिया को देंगे, और वही हमारा भारत है जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम 500 साल पीछे जाएं। वो हमारा भारत है जो दुनिया को विश्व गुरु के तौर पे दुनिया को सब कुछ देता था। एक बार दोबारा हम उसके लिए अमृतकाल की यात्रा प्रारंभ किए हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।